साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका वैदिक साइंस पीसीएस चैनल में। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास लूसेंट के नवीनतम एडिशन से कर रहे हैं। अभी हम लोग पेज नंबर 39 पे हैं और हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। आइए अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेशों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रदेश, शासक, वर्ष और मुगल सेनापति कौन था। मालवा जो प्रदेश था इसको बाज बहादुर से जीता गया था 1561 में। और मुगल सेनापति कौन था? अधम खां, पीर मोहम्मद। चुनार के जो शासक थे, चुनार प्रदेश का वो शासक थे, अफगानों का शासन था इस पे। 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के द्वारा जीत लिया गया। आमेर में भारमल का शासक था। 1562 ईस्वी में ही स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार लिया गया भारमल के द्वारा। मेड़ता में जयमल का शासक था जो कि 1562 में सरफुद्दीन ने इसे जीत लिया। गोंडवाना लैंड में वीर नारायण एवं दुर्गावती, जो रानी दुर्गावती के नाम से अभी टाइगर रिजर्व भी बना है, उन्हीं का ये क्षेत्र था। 1564 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में जीत लिया गया। मेवाड़ जो था उदय सिंह एवं राणा प्रताप के कब्जे में था, जो 1568 ईस्वी में स्वयं अकबर इसको जीत लिया। और 1576 ईस्वी में मान सिंह एवं आसफ खां के द्वारा राणा प्रताप वाला। रणथंभौर में सूरज नहाड़ा साहब का यहाँ पे शासन था। 1569 में भगवान दास एवं अकबर के द्वारा इसे विजित कर लिया गया। कलिंजर में रामचंद्र का शासन था। 1569 में मजनू खां काकशाह के द्वारा इसे विजित किया गया। मारवाड़ में शासक था रावचंद्र सेन का, जो कि 1570 में स्वेच्छा से इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली अकबर का। और जैसलमेर में रावल हरिराय था शासक, जो कि 1570 में ये भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया। और बीकानेर में कल्याण मल का शासन था, जो 1570 में ये भी अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय था, जो कि 1571 में सम्राट अकबर ने इसको जीत लिया। बिहार व बंगाल पर दाऊद खां, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार में बार बार ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो अकबर के समय में बिहार में जो था, बिहार व बंगाल में दाऊद खां का शासन था। 1574 से 76 में क्या हुआ कि मुनीम खाना के द्वारा इसको विजित किया गया। और काबुल हकीम मिर्जा थे। 1581 में मान सिंह में अकबर ने इसके जीता। कश्मीर में यूसुफ याकूब खां थे। 1586 में भगवान दास एवं कासिम खां के द्वारा। उड़ीसा में निसार खां थे। 1592 में मान सिंह के द्वारा जीता गया। और सिंध में जानी बेग थे। 1593 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना ने इसे जीत लिया। बलूचिस्तान में पन्नी अफगान थे, जो 1595 में मीर मासूम के द्वारा जीत लिया गया। कंधार मुजफ्फर हुसैन के कंट्रोल में था, जो कि 1595 में शाह बेग ने इसे जीत लिया। तो ये जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि भारत के लगभग मोटा मोटी जो भी यहाँ के प्रदेश थे वहाँ पर अकबर के द्वारा नॉर्थ इंडिया में जीता गया। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत में खान देश जो था, बेसिकली जो खान देश होता है ना, वो नर्मदा और तापी के बीच के एरिया को कहा जाता था। यहाँ पे अली खां का शासक था। 1591 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया गया। दौलताबाद जो प्रदेश है, दौलताबाद, यहाँ पे चांद बीबी का शासन था। 1599 में मुराद अब्दुल रहीम खाना अबुल फजल और अकबर के द्वारा इसे जीत लिया गया। और अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी का यहाँ पे शासन था 1600 ईस्वी में। और असीरगढ़ में मीरन बहादुर का शासन था 1601 में अकबर के द्वारा। यह अकबर का अंतिम अभियान था। ये बार बार पूछता है कि अकबर का अंतिम अभियान क्या था, तो असीरगढ़ का अभियान था अंतिम अभियान, जहाँ का शासक कौन था? मीरन बहादुर। और ये अभियान कब हुआ था? 1601 में। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, चूँकि अकबर जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में और भी बहुत सारे समन्वय का बात किया था, इसलिए अकबर इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अकबर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत अकबर के शासनकाल में 1562 ईस्वी में हुआ था। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी में मिली थी। तीर्थयात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया था 1563 में। जजिया कर समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा 1564 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण किया गया 1571 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं जो टेबल हैं। यहाँ से हर एग्जाम में, हर प्रत्येक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसको बार बार देखिएगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। इबादत खाने की स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को के प्रवेश की अनुमति दिया गया 1578 में। मजहर की घोषणा किया गया था 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना, ये बार बार पूछता है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुआ, तो ये 1582 में हुआ, अकबर ने किया था। इलाही सम्मत की शुरुआत किसने की, ये भी कई बार पूछ चुका है, 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया गया, तो 1585 में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, ये पॉइंट्स हैं। दशवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछ दिया गया है दशवंत एवं बसावन के बारे में, क्योंकि जहांगीर और अकबर के समय में जो है चित्रकला जो है फल फूल रहा था अच्छे से। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन थे, बाज बहादुर थे, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तानसेन जो है किस राज्य से संबंधित हैं, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। इनका असली नाम रामतनु पांडे था, ये भी याद रखिएगा। वह ध्रुपद गायन शैली, पूछता है कि ध्रुपद गायन शैली किस घराने से संबंधित है, तो वो है ग्वालियर घराने से, यानी कि वहीं से थे रामतनु पांडे यानी कि तानसेन। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। ये बीन बजाते थे। इनकी प्रमुख कृतियां थीं मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कौन सा उपाधि था? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दिया था तानसेन को। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था, यानी कि उनके आश्रय में था, रीवा के राजा के। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। कौन? तो स्वामी हरिदास, जो कि एक महान संगीतज्ञ थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना किया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। दास्तान ए अमीर हमजा, हमजनामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रकला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। याद रखिएगा, पूछता है कि दास्तान ए अमीर हमजा क्या है, तो यह जो है मुगल चित्रकला का सबसे पहली महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली पर्यवेक्षक, जो कि पर्यवेक्षक भी थे, अब्दुस समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 1000 चित्रकारों के एक समूह ने तैयार किया है। हमजनामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुस समद ने किया। इसके चित्र को चित्रपट कहा गया।
अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासन की प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं दिल्ली दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के जस्ट अ सेकेंड अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन थे? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहला थे अब्दुल फजल जो 1551 से 1602 ईस्वी तक रहे। फैजी 1547 से 1595, तानसेन, बीरबल 1528 से 1583, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ये सब जो है अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। अब्दुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता है। अब्दुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। ये पूछता है कि अकबरनामा ग्रंथ का रचना किसने किया? तो अब्दुल फजल ने। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो अकबर ने किसको कौन सा उपाधि दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर, सलीम जिसे जहांगीर के नाम दिया गया, 1602 में सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अब्दुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। महाभारत का नाम रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सादात, देखिए पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अच्छे परीक्षाओं में जैसे कि बीपीएससी, पीसीएस, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये याद रखना काफ़ी आवश्यक है। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोडरमल, ये भागवत पुराण का यहाँ पे लिखा है, भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया था। ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बतीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। ये सारे जो
ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग इसको याद रखिएगा। नोट, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला व दिमना कहलाता है। पंचतंत्र में जो अरबी भाषा में जो अनुवाद है उसे कलीला या दिमना कहा जाता है। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हिंदी जो है सबसे अधिक विकसित हुई अकबर के काल में। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्रा की उपाधि प्रदान की। अकबर ने जितनी सारी उपाधियां दी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। नोट, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नक्कारा यानी कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर जो है नगाड़ा बजाता था। आज भी गांव में इसका कभी कभी देखने को मिलता है। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने में अकबर का जो श्रेय है अकबर को प्राप्त है। उसे एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह अकबर जल्ले जल्लाहु तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और ऊपर राम शीम शब्द अंकित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। असीरगढ़ 1601 में जहाँ पे वो उसका अंतिम अभियान था, जब वहाँ पे विजिट कर लिया तो वहाँ पे बाज की आकृति बनवाई अपने सिक्कों पर। अब हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में।